हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल? बढ़िया सब लोग। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अब समझ गए क्या? ईएमआई का पार्ट नंबर 4, मतलब ईएमआई के 3 वीडियोस अपने हो चुके हैं। तो ऐसा मान कर ये चले कि भाई ईएमआई से रिलेटेड जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो मेन चीज़ है वो अपन ने डिस्कस कर ली है। ठीक है, थोड़ा सा काम इस चैप्टर में रह जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को पढ़ना, मतलब स्व प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, ये 2 चीज़ें और हैं। ठीक है, उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं कि 3 वीडियोस में जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है ना, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या अप्रोच लगानी चाहिए, है ना। अभी अपन उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, लेकिन इस वीडियो को आप तभी देखना, इन प्रॉब्लम्स को आप तभी ट्राई करना जब पिछले 3 वीडियो आपने ढंग से देख ली हो। पहले उन 3 वीडियोस की पूरी कहानी आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप इस पर हाथ लगाना भाई, ठीक है ना। चलो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपन लेकर के चलते हैं। लेंज लॉ, लेंज के नियम से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें लेंज ने हमको ये बताया था कि किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा उस रीजन को अपोज करेगी जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। मतलब प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हो रही है। अब हमने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा था। हमने सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा था कि अगर किसी भी कुंडली के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो प्रेरित धारा उसको घटाना चाहती है, और चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर घट रहा है तो प्रेरित धारा उसको बढ़ाना चाहती है। आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना। मतलब किसी भी कॉइल के लिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड करंट उसको घटाना चाहता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अगर घट रही है, कम हो रही है, तो इंड्यूस्ड करंट उसको बढ़ाना चाहता है। हमेशा उसको अपोज करना है। इस चीज को दिमाग में रख करके ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। जैसे हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया कि मान लो ये एक सर्कुलर लूप है और यहां पर ये एक स्ट्रेट वायर रखा हुआ है। अब इस स्ट्रेट वायर में सीधे तार में एक करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, मतलब ये जो धारा है ये समय के साथ घट रही है, तो पहले तो ये सोचो कि ये जो लूप हमने बनाया है इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, मतलब वामावर्त होगा या दक्षिणावर्त होगा। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूं बेटा, कि एक हमारे पास में स्ट्रेट वायर है, सीधा तार है, एक हमारे पास में सर्कुलर लूप है। वायर में ऊपर की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। इस धारा का मान अगर हम घटाते जाएं, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते जाएं, तो ये जो लूप रखा हुआ है इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा या नहीं होगा, प्रेरित धारा होगी या नहीं होगी, और अगर है तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड करंट, उस प्रेरित धारा की दिशा कौन सी होगी। स्क्रीन को पॉज करो और आप ट्राई करो, इसको एक बार ट्राई करो खुद अपने लेवल पर। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, देखो ट्राई कर लिया हो उसके बाद में इस सॉल्यूशन को देखना है, ठीक है। बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया था ना, उस कॉन्सेप्ट से चेक करो बेटा इस चीज को। सबसे पहली बात ये देखो कि ये जो करंट है, ये जो धारा है, इसकी वजह से इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस लूप में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका डायरेक्शन कौन सा आएगा, किधर की तरफ आएगा। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर चाहिए, तो उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगा देते हैं। अब वो रूल क्या कह रहा है कि भाई इस वायर को राइट हैंड में पकड़ लो, करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को रख दो, और मुड़ी हुई उंगलियां आपको एमएफएल के बारे में बताएंगी। मतलब इस तार को दाहिने हाथ में पकड़ करके अंगूठे को धारा की दिशा में रख दो, मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी।
उसके बेसिस पर अगर मैं देखूं तो इस लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो अंदर की तरफ आएगा। बिल्कुल आएगा, सही बात है। समझ में आ रही हुई ये चीज तो हमको अच्छी तरह से कि सब मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ आएगा, सही बात है। अब सोचो अगर मैं इस करंट की वैल्यू को डिक्रीज करूं, मतलब धारा का मान घटा रहा हूं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, क्या ये भी घटेगा? बिल्कुल घटेगा। ये घटेगा, मतलब इस लूप में से जो MFL पास हो रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास हो रही है, पहली बात तो वो अंदर की तरफ जा रही हैं, पहली बात तो वो अंदर की तरफ जा रही है। और हम कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब अंदर जो MFL जा रही है उसका नंबर कम होता जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स कम होता जा रहा है। इसका मतलब इसमें इंड्यूस करंट, प्रेरित धारा तो आएगी। अब इंड्यूस करंट के लिए हमने क्या बोला था कि फ्लक्स अगर घटे तो इंड्यूस करंट उसको बढ़ाना चाहिए, फ्लक्स अगर बढ़े तो इंड्यूस करंट उसको घटाना चाहिए। ठीक है, हम कह रहे हैं MFL अंदर की तरफ है और MFL का नंबर कम होता जा रहा है, तो इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा क्या चाहती है कि अंदर की तरफ MFL बढ़ जाए, MFL अंदर की तरफ बढ़ जाए। अब इंड्यूस करंट भी MFL अंदर की तरफ पैदा करेगी, क्योंकि वो अंदर की तरफ MFL का नंबर बढ़ाना चाहती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ाना चाहती है। तो इसका मतलब उस प्रेरित धारा की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर घुसनी चाहिए, MFL अंदर की तरफ घुसनी चाहिए। फिर यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अब लूप में करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे सोचो, धारा की दिशा कुछ इस तरीके से सोचो कि उसकी वजह से लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आए वो अंदर की तरफ आए, मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र मिलना चाहिए, स्क्रीन के लंबवत अंदर की ओर, क्योंकि अंदर की तरफ MFL का नंबर बढ़ाना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बढ़ाना है। तो अब राइट हैंड थंब रूल से अगर हम सोचें तो सोचो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब उंगली हमारी कुछ इस तरीके से मुड़नी चाहिए राइट हैंड की कि हमारा अंगूठा अंदर की तरफ है, क्योंकि अंगूठा ही हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको उसी से मिलने वाला है। तो सोचो करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त होना चाहिए कि दक्षिणावर्त होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अंगूठा अंदर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ चाहिए। इसका मतलब करंट कैसे होना चाहिए? करंट होना चाहिए क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में। अब इसको आप अप्लाई करके देख लो, सोच करके देख लो, एक बार उल्टे तरीके से सोच करके देख लो कि अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले रहा हूं, दक्षिणावर्त दिशा में धारा ले रहा हूं, तो उसकी वजह से लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो किधर की तरफ आएगा? करंट क्लॉकवाइज हो गया, करंट क्लॉकवाइज हो गया, उंगलियों को मैंने ऐसे मोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आया, MFL अंदर की तरफ आई, और इसकी वजह से इस वायर में जो करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था, वो भी अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन वो घट रहा था क्योंकि करंट की वैल्यू हम घटा रहे थे। तो हमने देखा कि यार अंदर की तरफ MFL का नंबर घट रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है तो अंदर की तरफ, लेकिन वो संख्या घटती जा रही है। हम चाहते कि यार वो बढ़ जाए, तो प्रेरित धारा उसको बढ़ाना चाहती है, इंड्यूस करंट उसको बढ़ाना चाहता है। इसका मतलब इंड्यूस करंट की वजह से भी MFL अंदर जाना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर जानी चाहिए। मतलब इंड्यूस करंट प्रेरित धारा कैसे होनी चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। तो यहां से हमको पता लगा। अब ये जो मैंने डिस्कशन किया, इस डिस्कशन में टाइम लगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ तो लिया, लेजिन ने हमको नियम तो बता दिया, उसका स्टेटमेंट भी हमने याद रख लिया, कहीं ना कहीं हमने उसको समझ भी लिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी केस में क्या उस नियम को, उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो इसका मतलब वो बात हमको ढंग से समझ में आई है। तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में इसको डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज आपको फंडा अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो ये क्वेश्चन सेकंड्स का है। आप तुरंत देखोगे करंट है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब धारा है, धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, धारा का मान घटा रहे हो, करंट की वैल्यू घटा रहे हो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घटा, मैग्नेटिक फील्ड घटा मतलब अंदर की तरफ MFL का नंबर घटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटी, प्रेरित धारा उसको बढ़ाना चाहिए, इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आना चाहिए।
प्रेरित धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर आना चाहिए, तो इसका मतलब वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, खत्म। और ये भी मैंने इतना बोला तो इतना टाइम लगा, आप सोच तो इसको तुरंत सकते हो। अब दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं अपन, है ना। दूसरे क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं कि मान लो ये हमारा लूप है, यहां पर वायर है, वायर में इधर की तरफ करंट है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब आप जेन्युइनली आपको इसका आंसर निकालना है, मतलब आपका निकलना ही चाहिए इसका आंसर। अगर आप पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो ही ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर पहला और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे क्वेश्चन पर हाथ तभी लगा रहा जब पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं है तो पीछे जाकर के वापस इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया उसको चेक करो और समझो, फिर सेकंड क्वेश्चन पर हाथ लगाओ। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि लूप है, लूप के पास में एक वायर है, वायर में से करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, धारा ऊपर की तरफ जा रही है और धारा का मान मैं बढ़ा रहा हूँ, करंट की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ। अब हमको चेक करना है कि लूप में प्रेरित धारा है या नहीं है, इंड्यूस करंट है या नहीं है, और अगर है तो कौन सा डायरेक्शन में, वही क्वेश्चन। ठीक, स्क्रीन को करो पॉज, क्वेश्चन को करो सॉल्व, पूरा ट्राई करके सॉल्व करके आंसर निकालो, कंफर्म निकालो, और फिर उसके बाद में जो सॉल्यूशन बताने वाला हूं उसको चेक करना। ठीक है, अब देखो साहब इसका सॉल्यूशन क्या कहता है, बिल्कुल उसी तरह से सोचो। सबसे पहली बात कि इस वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मतलब धारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसकी वजह से ये जो हमारा लूप रखा हुआ है लेफ्ट में रखा हुआ, तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो पहली बात किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ आएगा, सोचो। वही राइट हैंड थंब रूल लगाना है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाना है, वायर को दाहिने हाथ में पकड़ लिया, उंगली मुड़ गई तो MFL मिल गया। आ रही है बात समझ में। अगर मैं इस वायर की वजह से राइट साइड में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछूं, तो आप कहोगे सर उंगली अंदर की तरफ जा रही है, उंगली अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब राइट साइड में किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, दाईं ओर किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। और लेफ्ट साइड से हमारी उंगलियां बाहर निकल रही, मतलब बाईं तरफ से हमारी उंगलियां बाहर की तरफ निकल रही है, तो बाईं और किसी भी पॉइंट पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे, तो वो बाहर की तरफ आएगा। तो राइट के हर एक पॉइंट पर अंदर की तरफ हो गया और लेफ्ट के हर एक पॉइंट पर बाहर की तरफ हो गया। हमारा लूप वायर के लेफ्ट में रखा हुआ है, बाईं ओर रखा हुआ है, तो इस वायर में जो करंट है, धारा है, उसकी वजह से जो MFL आएंगे बाहर निकलेंगे, उंगलियां बाहर की तरफ निकले तो MFL बाहर निकलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो हम इस लूप पर कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 डॉट, डॉट का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है भाई, बिल्कुल उसी पैटर्न पर सोच रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट पर सोच रहा हूँ। मेरा तो ध्यान इस चीज की तरफ है कि किधर तो MFL है और उधर MFL बढ़ रही है घट रही है, बस मेरे दिमाग में इतना आना चाहिए। तो साहब MFL तो बाहर की तरफ निकल रही है। अब मैंने कह दिया कि इस वायर में जो करंट है, इस तार में जो धारा है, उस धारा को हम बढ़ा रहे हैं, तो बाहर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है, बाहर की तरफ है ना, डॉट है ना, बाहर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि करंट बढ़ा रहे हो, धारा बढ़ा रहे हो। तो बाहर की तरफ MFL है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, वो बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, मतलब बाहर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उनकी संख्या बढ़ गई, फ्लक्स बढ़ गया। तो अब इंड्यूस करंट क्या चाहता है, प्रेरित धारा क्या चाहती है, उसको अपोज करें। तो प्रेरित धारा क्या चाहती है कि यार बाहर की तरफ जो MFL का नंबर बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं की जो संख्या बढ़ रही है वो नहीं बढ़े, घटे। तो प्रेरित धारा की वजह से MFL किधर आनी चाहिए, लॉजिकली सोचो, बाहर आनी चाहिए कि अंदर आनी चाहिए, वो तो घटाना चाहती है और बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो घटाने के लिए वो किधर की तरफ पैदा करेगी, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ही तो पैदा करेगी। अंदर की तरफ पैदा करने का मतलब कि इस लूप में जो इंड्यूस करंट मतलब प्रेरित धारा आएगी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो अंदर की तरफ आना चाहिए। बोलो ये बात क्लियर है क्या, अंदर की तरफ आना चाहिए। फिर राइट हैंड थंब रूल से सोच लो, अंगूठा अंदर की तरफ आना चाहिए, अंगूठा अंदर की तरफ आना चाहिए। तो अंगुलियां कैसे मुड़नी चाहिए, मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज मुड़नी चाहिए, मतलब इंड्यूस करंट प्रेरित धारा कुछ इस तरह से आनी चाहिए बेटा, मतलब ये इस तरह से। अब कुछ लोग इस आंसर को देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं 1% के लिए, वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ इसी वजह से डिस्कस किए कि वो जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। क्या कंफ्यूजन हो सकता है, इधर देखो, पहले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर था, घट रहा था, तो आपने इंड्यूस करंट मतलब प्रेरित धारा क्लॉकवाइज बनाई। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड
बाहर है और बढ़ रहा है। बी कैसा है, बी डॉट है और बढ़ रहा है, तो भी सर आपने इंड्यूस करंट प्रेरित धारा क्लॉकवाइज बनाई। सोच लो आप लॉजिकली, दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन उसका डिफरेंस है। पहले में देखे तो वो अंदर की तरफ है, दूसरे में देखे तो वो बाहर की तरफ है। लेकिन फिर एक डिफरेंस हो रहा है, अंदर बाहर का डिफरेंस तो है कि एक में अंदर की तरफ है, दूसरे में बाहर की तरफ है, लेकिन फिर डिफरेंस एक और है कि जो अंदर की तरफ है वो घट रहा था और दूसरे क्वेश्चन में जो बाहर की तरफ है वो बढ़ रहा है। तो घटने का विरोध करना है तो एमएफएल अंदर पैदा होने चाहिए, और बाहर की तरफ बढ़ने का विरोध होना है तो भी एमएफएल अंदर की तरफ पैदा होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर अपोजिट है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों केस में अपोजिट है, तो एक केस में घट रहा है और दूसरे केस में बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली प्रेरित धारा के लिए तो बात एक जैसी हुई। अब अंदर की तरफ घटने का विरोध मतलब अंदर की तरफ पैदा हो, और बाहर की तरफ बढ़ने का विरोध मतलब अंदर की तरफ पैदा हो। आ रही है ना बात समझ में? इसलिए दोनों केसेस में आंसर एक जैसा आया, कंफ्यूज मत होना। कई लोग जल्दबाजी क्या करते हैं कि अच्छा पहले में हमने क्रॉस लगाया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगाया है, तो साहब हमने प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट को क्लॉकवाइज ले लिया, दूसरे में हमने बाहर की तरफ लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज। अरे बढ़ना घटना भी देखना पड़ेगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बेसिस पर डिसाइड मत करना बेटा। क्या आपने कह दिया कि जब क्रॉस लगा हुआ है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब दक्षिणावर्त दिशा में आ रही है ना, और जब डॉट लगा हुआ मतलब बाहर की तरफ है तो फिर तो एंटी क्लॉक, ये जरूरी नहीं है। प्रेरित धारा की दिशा केवल इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, केवल इस चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है। घट रहा है या बढ़ रहा है इस पर भी डिपेंड कर रही है। तो जो अंदर की तरफ है वो घट रहा था, जो बाहर की तरफ है वो बढ़ रहा था, तो दोनों केसेस में हमको एमएफएल अंदर की तरफ चाहिए थी, एक बार घटते हुए को बढ़ाने के लिए और एक बार बाहर की तरफ बढ़ते हुए को घटाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसलिए दोनों में आंसर एक जैसा है, ठीक है। और देखो प्रॉब्लम नंबर 3। अब हमने एक लूप ये ले लिया साहब, ठीक है, और एक लूप इसके पास में छोटा बड़ा कैसा भी रख दिया। ये हो गया हमारा लूप नंबर 1, ये हो गया हमारा लूप नंबर 2। मैंने 1 में कह दिया कि जो करंट मतलब जो धारा है वो क्लॉकवाइज है साहब, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, दक्षिणावर्त है साहब, और आई है साहब, कितनी है साहब? आई है साहब। और मान लो इस आई की वैल्यू बढ़ रही है, तो व्हाट अबाउट द इंड्यूस्ड करंट इन लूप नंबर 2? तो लूप नंबर 2 में प्रेरित धारा के बारे में क्या कहोगे? क्वेश्चन क्लियर है? पहले लूप में धारा क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त है और वो बढ़ रही है, तो दूसरे लूप में धारा होगी या नहीं होगी, प्रेरित धारा इंड्यूस करंट होगा या नहीं होगा? होगा तो कौन से डायरेक्शन में ये पता लगाना है। करो जी स्क्रीन को पॉज और करो ट्राई, करो करो करो, शाबाश। फिर थोड़ा सा कैटेगरी को चेंज करूंगा। चलो जी सॉल्यूशन देख लो, अब ट्राई कर लिया होगा आपने, देखें आपका और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं करता। आ जाओ भाई। सबसे पहला काम वही जो पिछले 2 क्वेश्चन में अपन ने किया कि साहब ये जो करंट है, ये जो धारा है, इसकी वजह से 2 की पोजीशन पर मतलब लूप नंबर 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, वो किधर की तरफ आ रहा है, पहले उसके बारे में पता लगाओ। अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, क्या कहानी है। तो अब एक में जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उंगलियां मोड़ दी, दक्षिणावर्त दिशा में धारा के, दक्षिणावर्त दिशा में है ना धारा, तो अपन ने उस दिशा में दाहिने हाथ की उंगलियां मोड़ा। अब आप ये सोचना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब पिछले में जो अपन ने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्शन की कहानी थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब इसमें जो करंट है, इसमें जो धारा है वो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त है, तो इसकी वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्रॉस आएगा, आएगा नहीं आएगा? क्रॉस आएगा। अब क्रॉस का मतलब बेटा जो एमएफएल है ना, उस एमएफएल के पैटर्न को समझो अच्छे तरीके से कि एमएफएल किधर से घुस रही है, किधर से निकल रही है, कैसे घूम रही है, कहां से आ रही है। हमने कह दिया कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए क्रॉस है, मतलब वो अंदर की तरफ है, तो एमएफएल अंदर जा रही है। अब इमेजिन करना इस सिचुएशन को कि एमएफएल अंदर जा रही है, तो जो एमएफएल होती है वो क्लोज लूप बनाती है, बंद लूप बनाती है।
मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें अंदर एंटर हो गई सीधी सीधी चली जाएगी, स्क्रीन में पीछे सीधी चलती चली जाएगी, नहीं, स्क्रीन में घुस गई, स्क्रीन में घुस गई तो अंदर एंटर हो गई, अंदर एंटर हो करके स्क्रीन के पीछे से निकली और ये घूम करके आई और स्क्रीन में से सामने से आकर के अंदर घुस गई। समझ में आ गई मेरी बात? तो स्क्रीन के पीछे से निकल करके स्क्रीन के सामने से एंट्री। तो ये मतलब कुछ इस तरह की कहानी होगी, हाँ ये पीछे से ये निकल करके आएगी और ये अंदर इधर से घुस जाएगी। अच्छा, क्या एमएफएल ऐसे ही होगा कि केवल इसी पैटर्न में बनेगी? ध्यान से देखें तो एमएफएल ऐसे भी तो घूमेंगी। अब एक एमएफएल स्क्रीन के अंदर गई और ऐसे राइट साइड में पीछे गई स्क्रीन के और ऐसे राइट साइड में गई और जो राइट साइड में दूसरा लूप रखा है उसमें से अंदर घुस करके बाहर निकल करके और लूप नंबर 1 में स्क्रीन के सामने से घुस गई। समझ में आया किस तरह से चक्कर लगा जा रहा है? सोचो, एमएफएल कहां से कहानी शुरू हुई? एमएफएल लूप नंबर 1 में स्क्रीन के परपेंडिकुलर, स्क्रीन के लंबवत अंदर घुसी, घुस करके पीछे से निकली, पीछे से निकल करके राइट में गई, राइट में जाकर के उसको लूप नंबर 2 मिला, लूप नंबर 2 में वो पीछे से अंदर घुसी, अंदर घुस करके लूप नंबर 2 में से बाहर निकली, जो अपन देख पा रहे हैं यहां से बाहर निकल करके और ये हमारी आंखों के सामने से लूप नंबर 1 में स्क्रीन के लंबवत, स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर घुस गई। तो 2 के लिए कहानी क्या है? 2 के लिए एमएफएल पीछे से आई और फिर वो निकली, तो क्या मैं 2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डॉट बनाऊं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे इस क्वेश्चन में समझानी थी। पहले बताओ ये बात समझ में आई है नहीं बेटे? एमएफएल किस तरह से घूम रही है, समझ में आई कहानी? अरे बोलो हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो एमएफएल ऐसे जाएगी, ऐसे घूम करके बाहर आएगी, तो लूप 2 के लिए तो एमएफएल बाहर निकल रही है, हमारी साइड से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इधर की तरफ खड़ा हुआ है, इसमें ऑब्जर्वर का बहुत चक्कर है, तो हम इधर से खड़ा होकर के देख रहे हैं तो एमएफएल बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, हाँ है, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैंने कहा कि यार ये जो लूप 1 है ना, इसमें करंट को बढ़ा दो, धारा को बढ़ा दिया, धारा को बढ़ा दिया तो एमएफएल का नंबर बढ़ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, चुंबकीय क्षेत्र की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया। तो हम क्या कहेंगे, लूप 2 में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट है, और इस करंट के इस धारा के बढ़ने की वजह से बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता जा रहा है साहब, हाँ या ना? बढ़ता जा रहा है, बस इतना ही ज्ञान चाहिए था सर कि 2 में एमएफएल बाहर है और बढ़ रही है, तो अब 2 में जो इंड्यूस करंट प्रेरित धारा आएगी वो क्या चाहेगी? घटे। वो क्या चाहेगी? घटे। घटाने के लिए क्या करना है? घटाने के लिए क्या करना है? प्रेरित धारा को मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ पैदा करना? इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में पैदा करे? चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में पैदा करे? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? एमएफएल बाहर है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इंड्यूस करंट क्या चाहती है? नहीं बढ़े भाई, तो इंड्यूस करंट की वजह से अंदर आना चाहिए, हाँ या ना? अंदर इंड्यूस करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर पैदा हो, चुंबकीय क्षेत्र अंदर पैदा हो, अंगूठा अंदर, तो करंट कैसे? क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आ गया। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो अब इससे मिलता जुलता कोई सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लूप राइट वाले में करंट का फ्लो कर दो, धारा प्रवाहित कर दो, राइट वाले में, लेफ्ट वाले में देख लो, कैसा भी कर लो, फंडा समझ में आना चाहिए और उसमें एमएफएल का पैटर्न पकड़ में आना चाहिए, किधर से जा रही किधर से निकल रही है। इसलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डायरेक्शन वाली चीज को इमेजिन करना पड़ेगा, तो एमएफएल का पैटर्न आपको समझ में आएगा। अच्छा इधर से गई, इधर से निकली, उधर से एंटर हुई, इधर से बाहर निकली, फिर इधर से चली गई, तो वो पैटर्न अपन ने इमेजिन कर लिया तो अपन को समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बढ़ता हुआ है, उसको घटाना चाहते हैं, तो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर पैदा करे, प्रेरित धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर आए, तो इसका मतलब करंट ये धारा कैसे हो? क्लॉकवाइज हो। वाह भाई वाह, अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो, कहानी क्लियर हो गई अच्छे तरीके से, ठीक। अब थोड़ा सा अलग वैरायटी देखो, हटा दूं मैं इनको एक बार, अब एक अलग वैरायटी देखो। क्या वैरायटी साहब? कि मान लो कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी एक रेंज है, जैसे यहां से यहां तक लाइन खींच दी मैंने, अब इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ,
ये अंदर की तरफ इतने पोर्शन में हैं जी। और लाइन मतलब बाउंड्री बना दी मैंने कि भाई लाइन से लेफ्ट में नहीं है, लाइन से राइट में नहीं है, इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है सर, मान ली ये बात। अब क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर लूप है, आयताकार लूप, जो इसमें यहां पर एंट्री मार रहा है v रफ्तार से। ठीक है, v रफ्तार से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो अब यहां से निकलेगा भी। सही बात है साहब, इसमें कौन सी खास बात है? निकलेगा साहब, निकल गया। अब ये जो पोजीशन है और फाइनली ये जो पोजीशन है, मतलब हम ये कहते हैं कि ये पोजीशन नंबर 1 है और पोजीशन नंबर 2 है। तो यहां से यहां तक की जो कहानी है, 1 से 2 तक की जो कहानी है, उसमें हमको इंड्यूस्ड करंट की कहानी बतानी है, प्रेरित धारा की कहानी बतानी है कि कब तो इस रेक्टेंगुलर लूप में इंड्यूस्ड करंट है, मतलब कब तो इस आयताकार लूप में धारा है और कब इस आयताकार लूप में धारा नहीं है। और जब इसमें प्रेरित धारा है मतलब इंड्यूस करंट है, तो वो कौन से डायरेक्शन में है और कब कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है जी, पॉज करो, सोचो। सॉल्यूशन बता रहा हूं, अब सुनो। सुनने से पहले ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लेना। जब अपनी तरफ से ट्राई कर लो, सोच लो, समझ लो, अपनी तरफ से आंसर निकाल लो, तो उसके बाद ही अभी ये सॉल्यूशन देखना जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई, चलो बेटा देखो, इतनी बात अपन को समझ में आ रही होगी शायद कि जब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तब फ्लक्स चेंज हो रहा है लूप के लिए। जब एंट्री कर रहा है, जब उसमें प्रवेश कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। और जब वो बाहर निकल रहा है तब भी ऐसा हो रहा है। इनके बीच में कई पोजीशंस ऐसी हैं जब फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा होगा। जैसे जब हमारा लूप पूरी एंट्री करके ऐसा हो गया, ठीक है, फिर थोड़ा सा खिसक करके वो ऐसा हो गया, फिर थोड़ा सा खिसक करके वो ऐसा हो गया, फिर थोड़ा सा खिसक करके वो ऐसा हो गया, फिर खिसक करके थोड़ा सा और आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। जब तक इस लूप का पूरा पार्ट, पूरा क्षेत्रफल, पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, तब तक इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब इसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरित धारा भी नहीं है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या है कि जब पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, जब पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तब उसमें इंड्यूस्ड करंट जीरो है, प्रेरित धारा जीरो, क्योंकि उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो फ्लक्स में परिवर्तन कब है, फ्लक्स में चेंज कब है? जब वो एंट्री कर रहा है तब, और जब वो एग्जिट कर रहा है तब, दोनों बार, प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय। ठीक है, तो जब वो उसमें एंट्री कर रहा है तब क्या कहानी बन रही है वो सोचो। अब सोचो बेटा, जैसे जैसे लूप इसके अंदर घुसता जाएगा, जैसे ये सिचुएशन यहां से इसने घुसना स्टार्ट किया, अब ये हालात बन गए, थोड़ा सा और अंदर घुस गया, थोड़ा सा और अंदर घुस गया, तो ये हालात बन गए। अब ये हालात बदलते जा रहे हैं, लूप हमारा अंदर घुसता जा रहा है, अंदर घुसता जा रहा है, तो इसके फ्लक्स में चेंज आ रहा है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फ्लक्स में तो चेंज आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर। वो जो चेंज आ रहा है उस चेंज को ऑब्जर्व करो कि एमएफएल किधर की तरफ है और वो घट रही है बढ़ रही है, बस यहीं से अपना आंसर बन जाएगा कि साहब जैसे जैसे वो अंदर घुसता, हमारा एमएफएल तो अंदर ही जा रही है। अब जब ये सिचुएशन है तो इतने पोर्शन में एमएफएल है, ये देखो जो अंदर जा रही है, और जब ये सिचुएशन है तो इतने पोर्शन में एमएफएल है जो अंदर जा रही है। बोलो हाँ या ना? तो हमने क्या कहा, जैसे जैसे वो अंदर चलता चला जाएगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो बढ़ता जा रहा है, मतलब एमएफएल का नंबर बढ़ता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में नहीं बढ़ रहा है,
आप गौर करो तो फ्लक्स में चेंज क्यों आ रहा है भाई? फ्लक्स में चेंज होने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअल में। या तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो, या फिर एरिया मतलब क्षेत्रफल परिवर्तित हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में मतलब चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का जो एंगल है वो परिवर्तित हो। क्यों? क्योंकि हम फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए बोलते हैं सर, और बी डॉट ए का मतलब हो गया बी ए कोस थीटा। अब इस केस में अगर हम देखें तो यार मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, आप ही लूप को अंदर घुसा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। तो उसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो लूप का एरिया है, पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो लूप का एरिया है ना, वो चेंज होता जा रहा है। कि साहब पहले तो देखो इतना एरिया था लूप का, फिर इतना एरिया हो गया थोड़ी सी देर में, फिर एरिया और बढ़ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में वो एरिया चेंज होता जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में वो क्षेत्रफल चेंज होता जा रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आ रहा है। अब जैसे जैसे अंदर घुसता जाएगा, अंदर की तरफ जो MFL का नंबर है वो बढ़ता जाएगा लूप के लिए अंदर MFL का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो प्रेरित धारा क्या चाहेगी? इंड्यूस करंट क्या चाहेगी? नहीं भाई, अंदर की तरफ MFL का नंबर नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब उसकी वजह से MFL किधर पैदा होनी चाहिए? बाहर की तरफ पैदा होनी चाहिए। हाँ या ना बोलना पड़ेगा आपको। तो बाहर की तरफ पैदा होनी चाहिए, बाहर की तरफ पैदा होनी चाहिए। इसका मतलब प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो बाहर की तरफ आना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए। इसका मतलब प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी तो अंगूठा बाहर आएगा, अंगूठा ही तो बाहर चाहिए। क्या मेरी ये कहानी आपको समझ में आई है? ईमानदारी से आइए, तो फिर आगे की कहानी भी समझ में आएगी। अब राइट साइड में आ जाओ, कहानी पलट गई। क्या पलट गई? कि लूप की ये पोजीशन है किसी इंस्टेंट पर, बस यहां तक सब ठीक ठाक है। अब आगे बदलने वाला है। अब लूप साहब आगे खिसका, थोड़ा सा बाहर निकला, हैं जी, फिर और आगे खिसका और बाहर निकला, हैं जी, हाँ जी। फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप का एरिया चेंज हो रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लूप का क्षेत्रफल चेंज हो रहा है। वो एंट्री करते समय तो बढ़ता जा रहा था एरिया, क्षेत्रफल, जब एंट्री हो रही थी, सही बात है ना। और जब वो एग्जिट कर रहा है, जब वो बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका एरिया कम होता जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में उसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा, होता जा रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। MFL की अगर बात करें तो देखो, जब ये पोजीशन है तो उसमें इतने पोर्शन में MFL है जो अंदर जा रही हैं, और आगे खिसक गया तो अब इतना ही पोर्शन अंदर रह गया, उसमें ये MFL है जो अंदर जा रही हैं। तो अंदर जाने वाले MFL का नंबर घट गया, घटिंग, डिक्रीजिंग, यस और नो? अंदर घट गया, प्रेरित धारा आएगी, इंड्यूस करंट आएगा, क्या चाहेगा? विरोध, अपोज। अंदर घट रहा है MFL का नंबर, प्रेरित धारा उसको बढ़ाना चाहती है, इंड्यूस करंट उसको बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। तो उसकी वजह से किधर आना चाहिए? जिधर MFL है उधर की तरफ, क्योंकि वो घट रही है, वो बढ़ाना चाहती है, तो कहेगी मैं भी इधर ही पैदा करूंगी। बोलो हाँ या ना? तो उसकी वजह से भी अंदर आना चाहिए। इसका मतलब प्रेरित धारा इंड्यूस करंट कैसे होना चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगी तभी तो अंगूठा अंदर जाएगा, और अंदर ही पैदा होना है क्योंकि बढ़ाना चाहती है। तो अब इस कंडीशन में हो जाएगी क्लॉकवाइज। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई यार? अच्छा, ये तो लॉजिकली अपन को थोड़ा सा वैसे भी फील हो रहा था कि यार अंदर घुसते टाइम में कोई एक डायरेक्शन आएगा, तो बाहर निकलते टाइम में उसका अपोजिट आना चाहिए, विपरीत आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक अपन को समझ में आ रहा है कि यार देखो, अंदर घुस रही है तो MFL का नंबर बढ़ रहा होगा, बाहर निकल रही है तो MFL का नंबर घट रहा होगा, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन अपोजिट आएगा। इतना तो अपन पहले ही फील कर चुके थे। अब हमने कंफर्म कर लिया कि क्या हो रहा है कि जब वो एंट्री करे, जब वो अंदर प्रवेश करे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त आ रही है, और जब वो एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है, तो कैसी आ रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कहानी समझ में आई? तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस की है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम लेते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। NCERT वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चंस।
कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मान लो यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। अब हो क्या रहा है, दो तरह के लूप इसमें एंट्री मार रहे हैं, दो तरह के लूप इसमें प्रवेश कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर आयताकार लूप और एक है हमारा ये सर्कुलर लूप, वृत्तीय लूप। ये अंदर घुस रहा है, ये अंदर घुस रहा है, ये भी मान लो V से घुस रहा है और ये भी मान लो V से घुस रहा है, ठीक है। एक्चुअल में तो क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मैं इसके दो पार्ट बना रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले ये कर रहा हूं कि जब ये दोनों प्रवेश करेंगे तो इनमें से किसमें इंड्यूस्ड करंट होगा। मान लो ये लूप नंबर 1 नाम दे दिया अपन ने और ये लूप नंबर 2, तो 1 में होगा या 2 में होगा, इंड्यूस्ड करंट किस में आएगा, प्रेरित धारा इनमें से किस में पैदा होगी। पहले इसका जवाब सोचो, एक में या 2 में। शायद आपका जवाब होगा 2 में, या शायद आपका जवाब होगा 1 में, या कुछ लोगों का जवाब होगा 1 और 2 दोनों में। तीसरा जवाब सही है। क्यों, अभी तो अपन ने बात की है, अरे कोई सा भी लूप हो, अभी मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो आयताकार है चाहे वो वृत्तीय है, मतलब रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, जब वो अंदर घुसेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका एरिया चेंज होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र में उसका क्षेत्रफल चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज तो आएगा, तो इंड्यूस करंट मतलब प्रेरित धारा तो आएगी आएगी, दोनों में ही आएगी, पक्की बात है, आएगी आएगी, पक्की बात है। मतलब ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, दोनों में पैदा होगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों में पैदा होगा। चलो साहब इसका तो जवाब मिल गया। अब जो मेन सवाल है वो ये है कि चलो ठीक है, ईएमएफ एक में भी आया, ईएमएफ 2 में भी आया, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल दोनों में आया, ठीक है। इनमें से कांस्टेंट किसके लिए आएगा, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल एक के लिए कांस्टेंट होगा या 2 के लिए कांस्टेंट होगा, दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, किसी के लिए भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो हमको पता लगाना है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका, थोड़ा सा मैथमेटिकली काम कर लें कि यार किस में कांस्टेंट है किस में कांस्टेंट नहीं। हमने कहा साहब E तो d∅/dt होता है, तो E = d/dt, फाई को हमने लिख दिया BA और E = अब हमारे इस केस में अगर बात करें तो B तो भैया दोनों के लिए एक जैसा है, और घुसे चाहे बाहर निकले चाहे पूरा अंदर घूमता रहे, B तो B है, मतलब B तो यूनिफॉर्म है। B अगर यूनिफॉर्म है तो हमने बाहर पटक लिया, ये आ गया dA/dt। अब ये चेंज हो रहा है, इसीलिए तो E आ रहा है ना, मतलब एरिया में चेंज आ रहा है, एरिया में चेंज आ रहा है, क्षेत्रफल में चेंज आ रहा है। बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, ये अभी जैसे ये थोड़ा सा अंदर आ गया तो ये कहानी बन गई, फिर थोड़ा सा और अंदर आ जाएगा तो ये थोड़ा सा और खिसक जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट V से चल रहा है। तो रेक्टेंगुलर लूप के लिए जो dA/dt आएगा, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्या बोला मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। वो अगर ध्यान से देखें, अपन ने पहले भी एक डेरिवेशन किया था, आप याद करो, LdX निकाला था, पटरी वाला केस लिया था, लूप के एरिया में चेंज निकाला था, वहां का भी अगर आप रेफरेंस लेकर के चलोगे तो आपको पता लगेगा dA/dt = कांस्टेंट फॉर द रेक्टेंगुलर लूप, फॉर द रेक्टेंगुलर लूप। तो ये बात कर रहा हूं मैं रेक्टेंगुलर लूप के लिए, आयताकार लूप के लिए, ठीक है। आयताकार लूप के लिए अगर बात करोगे तो dA/dt कांस्टेंट आएगा, लेकिन सर्कुलर के लिए अगर आप बात करोगे तो आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ये थोड़ा सा अंदर गया तब ये कहानी बनी, तो अब इतने पोर्शन का एरिया है, फिर ये थोड़ा सा और अंदर गया तो अब ये कहानी बनी, अब ये वाला एरिया है। तो dA/dt इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, किसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए। समझ रहे बेटा बात, वृत्तीय लूप के लिए। आप इसको थोड़ा सा वैसे फील भी कर सकते हो कि यार ये तो ऐसे कर्व फॉर्म में है, अब पहले थोड़ा सा कर्व पोर्शन अंदर है, फिर थोड़ा सा और आ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, दैट इज कांस्टेंट फॉर रेक्टेंगुलर लूप। आयताकार लूप के लिए कांस्टेंट है, लेकिन सर्कुलर लूप के लिए कांस्टेंट नहीं है। और जिसके लिए dA/dt कांस्टेंट है उसके लिए E कांस्टेंट है, जिसके लिए नहीं है उसके लिए E कांस्टेंट नहीं है।
तो हम कहेंगे कि रेक्टेंगुलर लूप मतलब आयताकार लूप के लिए जो ईएमएफ आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और सर्कुलर के लिए जो ईएमएफ आएगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा, वो वेरिएबल आएगा। इट्स ए वेरी गुड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम गिवन इन द एनसीईआरटी। ये एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस कर ली। ठीक है, बात समझ में आई। एक और प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। उसका कॉन्सेप्ट मतलब पहले अपन वैसे डिस्कस करेंगे लेन से, फिर उसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हटाता हूं मैं इसको भी। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है कि मान लो हमारा एक सर्कुलर लूप मतलब सर्कुलर रिंग मतलब वृत्तीय लूप कुछ ऐसे रखा हुआ है ना, कौन से प्लेन में, स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन मान लेना भाई। मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये x है, ये y है और ये z है, तो हमारा ये जो लूप है ये समझ लेना कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, मतलब लेटा हुआ है। समझ गए क्या? समझ गए सर? यहाँ एक मैग्नेट है हमारे पास में, चुंबक। मान लो उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। यहाँ से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, u इक्वल्स टू 0, ड्रॉप छोड़ दिया, गिरने तो वही नीचे, तो ऐसे आएगी, हाँ आएगी सर। और इस लूप को ऐसे पार करके दूसरी साइड से वो निकल जाएगी, ये साउथ ये नॉर्थ, ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन रहा है वो समझना ध्यान से कि ये जो मैग्नेट है ये नीचे की तरफ गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है। मान लो इसका नीचे गिरने का जो एक्सेलरेशन है, जो नीचे गिरने का इसका त्वरण है, उस त्वरण के बारे में हमको पता लगाना है कि क्या वो g के बराबर होगा, या वो g से ज़्यादा होगा, या वो g से कम होगा। ठीक है, या फिर वो a इक्वल्स टू 0 ही होगा। 4 ऑप्शन है, पॉज कर लो, सोच लो, समझ लो, क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब सॉल्यूशन देख लेना, बता रहा हूँ सॉल्यूशन, लेकिन तभी देखना जब आपने ट्राई कर लिया हो। सिंपल सी एक बात, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल इधर है साउथ पोल इधर है, इसके MFL अगर मैं ड्रॉ करूँगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएंगी, ये नॉर्थ से साउथ ऐसे घूम रही है। अब इन्हीं के बारे में सोचो आप, तो ये ऐसे घूम रही है ऐसे घूम रही है, ओ इनमें से कुछ यहाँ से भी निकल रही होंगी भाई, ऐसे चक्कर लगा रही होंगी। तो जैसे जैसे मैग्नेट नीचे आता जाएगा, चुंबक नीचे की तरफ आती जाएगी, तो इस लूप में से पास होने वाले MFL का नंबर बढ़ता जाएगा ना भाई। मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, कुल मिलाकर के बात यह है, फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा, और लूप पूरा है, सर्किट पूरा है, तो इसका मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा, प्रेरित धारा आएगी। तो अब लेन साहब से पूछा हमने कैसे आएगी, उन्होंने साहब अपोज करना है। अपोज करना है तो हम सीधे सीधे से कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। याद करो फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट, ऐसा सर इस वजह से हो रहा है कि नॉर्थ पोल इस लूप के पास आ रहा है, नीचे नॉर्थ पोल ही तो है मैग्नेट है, देखो कि नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, इसका मतलब इधर क्या बन जाना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो इस लूप को अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, XZ प्लेन में मेरा लूप लेटा हुआ है, इसको अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरे को कैसा पोल नजर आएगा, इसका नॉर्थ। और इसी को बेटा मतलब यहां से अगर मैं देख रहा हूं ऊपर से तो मुझे नॉर्थ नजर आएगा, और इसी को अगर मैं नीचे से देखूंगा तो मुझे ये साउथ नजर आएगा, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है। अपोज करना है तो नॉर्थ के सामने क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ ही तो नॉर्थ पर रिपल्शन लगाएगा, उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव ही तो प्रतिकर्षण लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा तो अपोज होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। अब हमारे मैग्नेट को जैसे ही हमने छोड़ा, यहां पर नॉर्थ पोल बन गया, उत्तरी ध्रुव बन गया, उसने इस पर प्रतिकर्षण लगाया मतलब रिपल्शन लगाया, तो मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया। अब ऊपर की तरफ एक फोर्स आएगा, नहीं आता तो हमारा मैग्नेट जी से गिरता, ऊपर की तरफ एक फोर्स आ गया तो इसका मतलब नीचे की तरफ जो उसका एक्सेलरेशन या त्वरण आएगा वो अभी जी से कम आएगा। बात समझ, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग गया। ठीक, अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या हो गया, अच्छा जब तक ये लूप के ऊपर है और नीचे आ रही है तब तक तो होगा, इसका मतलब जब ये कहानी शुरू हो जाएगी कि वो क्रॉस करके नीचे की तरफ जा रही है, तब शायद एक ही वैल्यू जी से ज्यादा हो जाएगी। सोचो अब इस सिचुएशन में क्या है बेटा, मैग्नेट नीचे की तरफ जा रही है, चुंबक नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो साउथ के सामने यहां पर क्या बनना चाहिए,
अब नीचे जा रही है मतलब लूप से तो दूर जा रही है। अरे जब वो लूप की तरफ आ रही थी, अब क्या हो रहा है, वो लूप से दूर जा रही है। दूर जा रही है तो उसका अपोज होगा, अपोज होगा तो अट्रैक्शन लगेगा, मतलब आकर्षण लगेगा। आकर्षण लगेगा तो कुछ ऐसे कहानी बनेगी, तो जो हमारा साउथ बन रहा था वो अब नॉर्थ बन जाएगा। नॉर्थ ही तो साउथ को अपने पास बुलाएगा, और जो हमारा नॉर्थ बन रहा था वो अब साउथ बन जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक वो लूप पर पहुंच रही है तब तक तो करंट का डायरेक्शन कौन सा है, ऊपर नॉर्थ बन जाए नीचे साउथ बन जाए, मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा था। आप चेक कर लो, जब करंट ऐसे होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर जाएगा, तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ बनेगा, नीचे वाला साउथ बनेगा। लेकिन जब वो नीचे जाने लगा तो करंट का डायरेक्शन उल्टा, प्रेरित धारा की दिशा। तो अगर क्वेश्चन ये कर लिया जाए कि साहब जब मैग्नेट लूप की तरफ आ रहा है तब प्रेरित धारा की दिशा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, और जब वो उसको क्रॉस करके नीचे जा रहा है, दूर जा रहा है, तब इंड्यूस करंट का, प्रेरित धारा का डायरेक्शन क्या होगा, तो मेरे साथ दोनों बार अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर अपन एक ही बात करें तो बेटा जब मैग्नेट ऐसे चल रहा है नीचे की तरफ तब भी उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तब सोचो नीचे की तरफ अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो अभी भी जी से कम आएगा भाई, क्योंकि फोर्स देखो पहले भी ऊपर लग रहा था, जिसने एक्सेलरेशन को जी से कम कर दिया अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है। प्रेरित धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये बात समझ, अरे लॉजिकली बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ गए बात को। तो दोनों ही सिचुएशन में ए की वैल्यू जी से कम, ठीक है। अब इसको आप एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, चाहो तो आप उस चीज को नोट भी कर लेना। एक्चुअल में हमने मैग्नेट को छोड़ा, वो गिरी, लूप को क्रॉस किया, नीचे गई। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, नॉर्थ पास आ रहा है, साउथ दूर जा रहा है। अरे आप सिंपल ये सोचो ना, व्हाट इज द बेसिक रीजन, लूप के फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है, लूप के फ्लक्स में जो परिवर्तन आ रहा है, उसका बेसिक रीजन क्या है। नॉर्थ साउथ पोल से मत सोचो, बेसिक रीजन क्या है कि मैग्नेट गिर रही है और क्रॉस करके जा रही है। उसको गिरा कौन रहा है, उसको मोशन कौन करा रहा है, उसको मोशन करा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से गिरी हो। तो सब कुछ ढूंढ ढांढने के बाद हम फाइनल इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि यार ये जो फ्लक्स में चेंज है, ये जो फ्लक्स में परिवर्तन है, ये मैग्नेट के चलने की वजह से है, और मैग्नेट चल रही है जी की वजह से, मतलब ग्रेविटी की वजह से। तो हम ऐसा बोलते हैं कि यार यहां पर जो फ्लक्स में परिवर्तन है, मतलब फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है या जो प्रेरित धारा आ रही है, उसका बेसिक रीजन क्या है, ग्रेविटी। अब लेंज लो लगा दो इसमें, ग्रेविटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना ग्रेविटी होती ना मैग्नेट गिरती, ना गिरती ना फ्लक्स में चेंज आता, ना इंड्यूस करंट आता, प्रेरित धारा नहीं है। तो बेसिक रीजन क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का अपोज करना है, खत्म बात। ग्रेविटी का अपोज करना है तो मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगना है। अरे यार, अब यहां से यहां तक देख लो तो भी ग्रेविटी नीचे, और यहां से यहां तक कहीं तक भी देख लो तो भी ग्रेविटी नीचे। तो सीधी सी बात है कि रीजन ग्रेविटी है, ग्रेविटी को अपोज करना है, अपोज करना है तो फोर्स ऊपर लगना है, खत्म बात। ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो ए की वैल्यू जी से कम आनी है। कुछ लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, समझाने वाले भी। अब इसी में मैं घुमा फिरा करके प्रॉब्लम्स बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ कि साहब ये लूप है, अब मान लो मैग्नेट का, अभी तो आपने नॉर्थ इधर लिया, साउथ है, नॉर्थ और ये ऐसे गिर रही है, या ऐसा है कि साहब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। सीधी सी बात समझो आप तो कि ग्रेविटी को अपोज करना है तो हर स्थिति में ए की वैल्यू जी से कम आएगी। अब कुछ लोग इसमें दिमाग लगाने लगते हैं, अच्छा सर आपने नॉर्थ पोल नीचे की तरफ लिया था, साउथ ऊपर लिया था, तब ऐसा आ रहा है। फिर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि यार मैं साउथ नीचे ले रहा हूँ, नॉर्थ ऊपर ले रहा हूँ, अब छोड़ दो। तो अब कुछ लोग दिमाग लगा देंगे, अच्छा अब ज़्यादा नहीं, अब ज़्यादा नहीं आएगा, अभी भी ग्रेविटी है। और आप इस तरह से चेक करोगे ना, जैसे मैंने बताया था नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो भी आपका ये आंसर निकल कर आएगा, तो भी ये निकल आएगा। मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ
कि यार नॉर्थ को नीचे रखो चाहे साउथ को नीचे रखो, गिरना तो ग्रेविटी की वजह से है, रीजन तो ग्रेविटी है और ग्रेविटी का अपोज होना है, तो किसी भी पोल को ऊपर रख लो, किसी भी पोल को नीचे रख लो, ए की वैल्यू तो जी से कम ही आएगी इन एनी कंडीशन। तो इस तरह की सिचुएशन में डायरेक्ट आंसर बोल रहा है कि साहब ए की वैल्यू जी से कम आने वाली है, चाहे नॉर्थ पोल नीचे हो चाहे साउथ पोल नीचे हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चाहे मैग्नेट अभी ऊपर हो चाहे मैग्नेट क्रॉस करके नीचे जा रहा हो, चाहे साउथ पोल ऊपर हो चाहे नॉर्थ पोल ऊपर हो, ए की वैल्यू जी से कम आएगी। बोलो कहानी क्लियर है क्या? 100% तरीके से सोच लिया, गारंटेड चीज़ समझ में आई। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए प्रॉब्लम्स अपन ने किए हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर में 5 क्वेश्चन कराएं, आप ये समझना कि हमको हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ईएमआई में उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना सिखाया गया है। तो इनको प्रॉब्लम्स की तरह मत देखो, इनको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। मतलब कॉन्सेप्ट समझो, कहाँ पर क्या लगाया, एमएफएल बढ़ा घटा, इंड्यूस करंट क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, फलाना उसकी वजह से किधर आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब मैंने आपको कोई भी वैसे एक न्यूमेरिकल नहीं कराया कि ये वैल्यू दे दी, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल के टक 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 सोल्व करो और आंसर निकालो। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन कर भी लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स को समझना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो इसको देखना अच्छे तरीके से, इससे आपका चैप्टर और ज़्यादा क्लियर होगा इस वीडियो को देखने से। ठीक है, तो इतना काम कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, और शायद 100% तो नहीं कहूँगा, शायद नेक्स्ट वीडियो में अपन पूरा चैप्टर कवर कर जाएंगे। ठीक है, चलो करो पढ़ाई करो आराम से, अच्छे तरीके से चीज़ों को देखो। थैंक यू, सी यू सून, बाय।